हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूँ एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में। बच्चों कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही थी, थोड़ा तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन अब फुल फ्लेज में फिर से वैसे ही एनर्जी के साथ एकदम हम पूरा मोशन में आ जाएंगे, मोमेंटम में आ जाएंगे और जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन में आ जाएंगे। लेक्चर अब 2 ही तक लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों का कोर्स जो अभी 4-5 दिन से लेक्चर नहीं आने के कारण डिले हुआ है, उसको हम विद इन अ वीक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एट द सेम इंस्टेंट्स कुछ लोग का लगातार आ रहा है बात कि सर क्लास 12 वाला लेक्चर कब से आएगा, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। बट अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए रोटेशन तक पहुँचने के लिए। बच्चों थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए कि मैं आप लोगों के प्यार और ब्लेसिंग्स के बदौलत जल्दी ठीक हो पाता हूँ एज ऑलवेज। बट एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रखना है। जैसा मैं बोलता हूँ, सिचुएशन कैसा भी हो तुम्हें हमेशा लगातार लगे रहना है, तो हम हर एक चीज़ अचीव कर लेंगे। देखना एक वीक के बाद क्या मोमेंटम होगा, क्या एनर्जी होगा और हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्लास 1-1 आवर के सेशंस की कोशिश करूँगा, थोड़ा कम हो तो परेशान मत होना, मैं फिर से डालूंगा लेक्चर्स। मल्टीपल लेक्चर्स आने की चांसेस हैं, तुम लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन मज़ेदार तरीके से। वर्क पावर एनर्जी में 3 टॉपिक बचा हुआ है, 2 लेक्चर इनफ होगा। एक पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम कवर नहीं कर रहे होंगे, मतलब इस लेक्चर में, हो सकता है आज ही कवर हो जाए इवनिंग वाले लेक्चर में। ओके, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, और वो जब हम कवर करते हैं तब हमें इक्विलिब्रियम का टाइप्स पे क्वेश्चन आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज होता है, लाइक ग्रेविटेशन में यूज हो सकता है, और वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का चैप्टर है वहाँ पे भी ये यूज होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेस तैयार करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूँ मेड जीएक्स चैनल में, जहाँ पे नीट जेईई फाउंडेशन का एकदम धमाकेदार सेशन करने वाले हैं। चलिए, और कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा फेस वेस का हालत उड़ गया है, तुम लोग देख ही रहे हो। बहुत ज़्यादा नहा धो भी नहीं पाता हूँ आजकल। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 में आज अपन करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स एंड इक्विलिब्रियम टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। लेकिन इससे पहले मैंने 1-2 होमवर्क दिया था आप लोगों को, मैं कहाँ पे था जरा वो रिमेंबर करवा देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये जो स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन था उसके बारे में बात किया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जल्दी से बताओ तुम लोग फटाफट से, स्ट्रिंग के केस में मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले। मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GL, ये L होता है और ये G, ठीक है ना। मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, √5GL। फिर बताया था मैंने तुम्हें स्ट्रिंग के केस का ये रिजल्ट है, रॉड के केस का रिजल्ट अलग होता है। लेकिन इसी केस में मैंने बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 2 इक्वेशन से सॉल्व होता है। एक जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, सब याद है तुम लोगों को, क्या बात है। हमने एक और चीज बताया था, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और ये हॉरिजेंटल पॉइंट पे अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए कि बॉल जस्ट ऊपर चला गया, यहां तक जाए। हॉरिजॉन्टल चाह रहा हूं, देख रहे हो यहाँ पे, देखो टेंशन 0 नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे टेंशन 0 और वेलोसिटी 0 दोनों एक साथ होता है। देख रहे हो, और रस्सी स्लैग भी हो रहा था यार। टेंशन 0 और वेलोसिटी 0 एक साथ होता है उस पॉइंट पे। तो यहाँ और यहाँ के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने से आ जाता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में हमेशा याद रखना है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं, और अगर नॉन कंजर्वेटिव लग भी रहा है तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, तभी कंजर्व रह रहा है एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर देता है तो एनर्जी का लॉस करा देता है सर। ये सब चीज मैंने लास्ट क्लास में और उससे लास्ट क्लास में कवर करके यहां तक बताया था। तो यहाँ और यहाँ के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के केस में कि 0 रेफरेंस माना पड़ रहा है। 0 रेफरेंस तुम कहीं भी मान सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट 0 रेफरेंस के ऊपर का एनर्जी पॉजिटिव होगा,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है भाई लोग, और जीरो रेफरेंस से नीचे का एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगा। डन है यहाँ तक। आई होप ये सारा चीज आप लोग दिमाग में सेट करके अभी का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये एल लेंथ का है तो कितना ऊपर गया, एल लेंथ का mgl। तो वहां से मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी √2gl। अगर वेलोसिटी यहाँ पे √2gl दो तो इस पॉइंट पे टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों जीरो होता है। दिस इज द यूनिक पॉइंट, यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों जीरो होता है। अगर कोई भी बच्चा मुझे सुन रहे हैं और उनको मेरा बात कुछ नया लग रहा होगा तो ये 13 लेक्चर से पहले 12 और 12 से पहले 11th और शायद 10th, इन सब में हमने 1 आवर का लेक्चर्स में ये सारा कुछ डिटेल में कवर किया है। तो आप प्लीज वो लेक्चर से रेफर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, ओके। मैंने बताया था एक केस होता है ऑसिलेशन का, इसमें वेलोसिटी √2gl के लिए यहाँ चाहिए और यहाँ जीरो है, तो जीरो और √2gl के बीच में वेलोसिटी दोगे तो यह ऑसिलेशन करेगा हमेशा ऐसे एकदम, क्योंकि हम रियल सिचुएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम आइडियल सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि एयर रेसिस्टेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, एकदम मजेदार। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, याद रखिएगा ये सारा चीज सिर्फ स्ट्रिंग के लिए था, है कि नहीं। अब मैंने एक और केस अभी बनाया हुआ है, देखना मजा आ जाएगा। वो तो तुम लोग सॉल्व कर ही लिए होगे, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन देखना, मैंने बोला था अ पार्टिकल, ये होमवर्क क्वेश्चन था एक्चुअल में। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल मतलब ऐसे जो अभी बता रहा था मैं तुम्हें, सच दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी इज 0। इस पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 है मेरे भाई, टेंशन 0 है। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इज। अब देखो इसका मतलब ये वर्टिकल सर्कल कर रहा है और इस पॉइंट पे टेंशन है, इसका मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन की बात किया। ये कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि सर ये क्रिटिकल कंडीशन की बात किया है, क्योंकि आपने बताया था क्रिटिकल कंडीशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl का वेलोसिटी देते हैं, वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी है वर्टिकल सर्कुलर कराने के लिए, और उसी पॉइंट पे टेंशन 0 होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे वेलोसिटी √gl होता है, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लो ये वाला अगर लेंथ l है तो ओके मेरे दोस्त, तो ये तो बात क्लियर हुआ सर। अब ए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखो ऐसे सिचुएशन में जब ये √gl होता है, टेंशन 0 होता है, सर √gl तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यही तो समझना था। इसने बोला कि वर्टिकल सर्कल कर रहा है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, वर्टिकल सर्कल कर रहा है और टेंशन 0 है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन की ही बात किया है सर ये। हाँ, अब यहां पे अगर √gl है वेलोसिटी और यहां पे हो जाएगा कितना, √5gl। बोलो मजा आया या नहीं आया। और यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ, यहां पे होगा √2gl, सॉरी √3gl मेरे ख्याल से। कैसे सर, कहीं पे भी MECP लगा दो, यहां और यहां के बीच में MECP लगा दो, या यहां और यहां के बीच में MECP लगा दो, ये भी पता है ये भी पता है, तो किसी भी 2 पॉइंट पे लगाने से यहां का वेलोसिटी पता चल जाएगा। लगा दो। मान लो ये 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक हो जाएगा कितना, √5gl। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मतलब 5gl। ठीक, ये यहां का हो गया, यहां का वेलोसिटी हो जाएगा हाफ mv²। लेकिन ये कितना ऊपर है इससे, जल्दी से बताओ। l हाइट ऊपर है अगर l लेंथ का स्ट्रिंग है तो यहाँ पे पोटेंशियल mgl है। क्या है पोटेंशियल, जल्दी से बताओ। ए पॉइंट पे mgl और प्लस हाफ mva का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रहा है, कितना मजेदार चीज समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें कि एक m से खुपाच खुपाच खुपाच। ठीक, अब देखो ये हो गया 2gl, ये हो गया v², ये हो गया 5gl/2। तो अब देखो ये gl को इधर कर दो, हमें ये निकालना है वेलोसिटी एट a का होल स्क्वायर, तो हो गया va का स्क्वायर/2। तो va यहाँ पे रखो। अब देखते चलो क्या क्या बताते जा रहा हूं तुम्हें मैं। ठीक है, ये वाला चीज को एज इट इज यहाँ पे पटक दो, va का स्क्वायर/2। ये क्या हो गया 5gl/2 माइनस gl,
तो कितना हो जाएगा बताओ तो, ये 5/2 कितना होता है 2.5 GL, है ना, है ना यार। और ये GL इधर गया तो -GL, नहीं आया समझ में, इसको इधर ही रखा और इस वाले को इस साइड कर दिया, मतलब इस साइड। 5GL/2 2.5 GL में से GL गया तो हो गया 1.5 GL, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो गया 3 GL, और स्क्वायर उड़ाएंगे तो रूट हो जाएगा। सॉल्व करके देखो पेन कॉपी में, पेन चलाओ बच्चों, क्या आएगा आंसर देखो। ये 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ सर, तो 1.5 इंटू 2 हो गया 3 GL, मजा आया होगा। और स्क्वायर उड़ा तो रूट हो गया, तो वेलोसिटी ए पॉइंट पे कितना होना चाहिए, √3 GL। अब ये क्या करे जा रहे हो सर, क्वेश्चन तो एक्सेलरेशन पूछ रहा था, आपको वेलोसिटी की क्या जरूरत पड़ गई। यस, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब कर रहा है ना बचवा, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ लगातार भैया लोग, और दैट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। बोलो हाँ या ना, दैट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और वो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऑलवेज लग रहा है, तो वहां से पूरा का पूरा कहानी समझ में आएगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी है ए का, इसके चलते अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन है जो होगा वेलोसिटी का स्क्वायर बाय एल, आर का वैल्यू यहां एल का काम कर रहा है। और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ लग रहा है, एक और एक्सेलरेशन, ये वी इधर है, और एक्सेलरेशन धरती माता का mg का g इधर लग रहा है, तो g इधर लग रहा है और v² इधर लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां पे काम कर रहा है। ये चीज अगर समझ आ गया तो आग और दिल बरसा देना। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इधर और इधर इसका रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में, कि ये दोनों एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था यहाँ पे। और इसने सिंपल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पूछा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का होल स्क्वायर। क्यों सर ऐसा, क्योंकि यार दो वेक्टर है ये दोनों, और दोनों 90 डिग्री पे है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, x² + y²। अब वो 90 ऐसे भी हो सकता है मेरे भाई, वो 90 ऐसे भी हो सकता है मेरे भाई, तो इसका और इसका स्क्वायर, वही तो कर रहा हूं मैं। आया बात समझ में। तो ये v²/L, और v का वैल्यू है 3 GL, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 GL आएगा, और 3 GL/L यहां पे लिखूंगा मैं आगे, वेट करना। यहां पे नीचे क्या है, g का स्क्वायर, और इसका क्या करोगे जल्दी से बताओ, रूट। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए जो है वो क्या है, वो देखो v, यहां पे ये क्या है, हाँ देखो v²/L, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, √3 GL का होल स्क्वायर बाय L, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3G। देख रहे हो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये v² है ना, तो ये हो गया 3G का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये हो गया g², तो हो गया कितना, ये L और L कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3G का, और ये वाला स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9G² + g², 10G² हो गया है, 10 × g²। तो g का वैल्यू कितना दे रखा है देख लो, 10, तो स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा g√10, g का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 10√10 मीटर/सेकंड² इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इधर है, जल्दी से देखो बी में 10√10। मजा आया, अच्छा लगा, कर पाओगे तुम लोग, सीख रहे हो। काफी रिवीजन करवा दिया इसलिए थोड़ा टाइम दे दिया, पूरा वर्टिकल सर्कुलर ही रिवीजन करवा दिया, लेकिन ये एक बढ़िया चीज सिखाया तुम्हें। देखो ये छोटा सा एक्सेलरेशन नाम का चीज में भी नया उल्टा सीधा चीज पूछा जा सकता है। तो ये शानदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस से ऊपर का लेवल है बेटा, कितने कॉन्सेप्ट यूज करवा दिया इसमें, लेकिन पूरा फिजिक्स क्लियर कर दिया। मजा आया, जल्दी से बताना बच्चों, एकदम तगड़ा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। ये ऑलरेडी मैंने बताया है तुम्हें वैसे तो, लेकिन देख लो। बोला पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। ओके, पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, ये रहा, ठीक है, बहुत सुंदर। बाय कनेक्टिंग इट टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड कीपिंग द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स। स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स है और ये एंड है यहाँ पे। ओके, अब बोल रहा है कीपिंग द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब बोल रहा है जब ये इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तब बोल रहा है व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल
तब मिनिमम स्पीड, या फिर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। जब स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल तब मिनिमम स्पीड की बात किया। क्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फॉर विच द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। कितना आसान बना दिया आप क्वेश्चन। जब पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है और मिनिमम होता है तो यहां का वेलोसिटी कितना होता है, √5gl, या यहां का वेलोसिटी कितना होता है, √gl। देखो कितना, ये इंफॉर्मेशन जिसको नहीं है वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त। ये इंफॉर्मेशन जिसको नहीं है वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा दोस्त, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस लैंग्वेज में हिडन है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर विच द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। तो मिनिमम स्पीड सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 5√5gl होना चाहिए। दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं है क्या, √5gl होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो था। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए जल्दी बताओ, √5gl, देख रहे हो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे √gl। तो इससे सर्कल कंप्लीट करना है, लेकिन इस बार चाहिए मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे MACP लगा देता हूं। मान लेता हूं ये 0 पॉइंट है, तो 0 से नीचे है तो माइनस लिखूंगा यहां पे। तो मैं इसको लिख देता हूं T पॉइंट, इसको लिखता हूं H पॉइंट। तो मैं लगा क्या रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कहां कहां पे, बिटवीन T एंड H। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो T पे मैकेनिकल एनर्जी क्या लगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या है 0, काइनेटिक क्या है ½ mv², तो √gl का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया gl। देखा, √gl का होल स्क्वायर क्या हुआ gl। ये जब यहां पे आया तो क्या हुआ वो देखो, यहां से कितना डाउन गया l, तो यहां पे क्या हो जाएगा mgl, और यहां पे क्या होगा +½ mvh का होल स्क्वायर। देखो डन है। अब यहां से कहानी खत्म हो गया। तो ये चीज है क्वेश्चंस में, ये m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया gl/2 में से gl माइनस, ये कुछ गलत हो गया क्या, हाँ गलत हुआ सर, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल के नीचे है तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, गलती नहीं करने का। वही मैं सोचा ऐसा कैसे हो गया, ये वो कितना बढ़िया है। 0 रेफरेंस ऊपर जान के मानता हूं मैं तुम लोगों के लिए, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर, कहीं पे भी मानोगे 0 रेफरेंस, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है, क्योंकि ये रेफरेंस है, वो सब में चेंज कर देता है उतने ही से, तो बिल्कुल कभी परेशानी नहीं होगा तुम्हें। तो हो जाएगा gl/2 और ये +gl, देखो मजा आया होगा तुम्हें। अब ये हो गया gl/2, तो ये रहा, और +gl इज इक्वल टू ½ का होल स्क्वायर। और मैं तुम्हें ये तो याद ही करवा के रखा हुआ था कि ये चीज सब चीज एकदम याद होना चाहिए। तो 2gl और gl, ये हो गया 3gl। 3gl/2 इज इक्वल टू ½ यही क्वेश्चन तो ऊपर सॉल्व करवाया सर। जब यहां पे √5gl होता है तो यहां पे कितना होता है ना बच्चों। तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को खुपाच करके सॉल्व हुआ। BH का वैल्यू हो गया √3gl, आंसर हो गया C। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें एकदम आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ रहा है। देख रहे हो ना, ये सब स्ट्रिंग के केस में क्या गेम होगा, फिर आगे का कहानी सब, तो तुम लोगों को इस तरीके से चीजें इंफॉर्मेशन के साथ टैकल करना है, हड़बड़ाना नहीं है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, पुराना इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, मिनिमम का मतलब समझ में आना चाहिए, तो वर्टिकल सर्कुलर अब बहुत अच्छे से तुम लोग कर लोगे। रॉड के केस में मैंने बार बार बताया था कि वहां पे ऐसा नहीं होगा कि जाके स्लैग हो जाएगा। तो रॉड के केस में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से काम चल जाता है। जहां पे स्ट्रिंग के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी चाहिए था, जल्दी से बताओ, √5gl। वैसे ही रॉड के केस में कितना चाहिए, रॉड के केस में जब ऊपर जाने के लिए पूरा √4gl से ही काम हो जाता है। और दो और चीज बताया था कि अगर कोई ट्यूब है और उसका अंदर वाला सरफेस स्मूथ है और उसमें करवाए जा रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। और यदि कोई टनल है जिसमें बीच का एक ग्रूव बना दिया तुमने, ग्रूव का मतलब होता है मटेरियल खाली करके नचाए जा रहे हो तुम, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, या कोई ट्यूब है उसके अंदर में बॉल नाची जा रहा है, अंदर में, जैसे एक ट्यूब है मान लो ऐसा 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 ऐसा,
उसके अंदर में, और यहाँ पे ट्यूब के सरफेस के ऊपर अंदर में। तो इनर सरफेस पे अगर नाच रहा है तो स्ट्रिंग की तरह होगा, वहां पे कोई भी वो गिर सकता है पार्टिकल, है कि नहीं, बताया अभी था तुम्हें। अगर कोई ऐसा चीज है और यहां से पार्टिकल कोई जाए जा रहा है तो इसके चांसेस तो है ना, इस पार्टिकल कैसे ऐसे गया यहाँ पे, गिर सकता है, गिर सकता है, फ्री है ये। लेकिन इसी में अगर मैं एक ऐसा बना दूं बक्सा ऐसा, तो ये देखो ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये गिरेगा नहीं, इससे बंधा रहेगा। अगर ऐसा बना दूं तो देख रहे हो ना। तो ये मैं बोल रहा हूं ट्यूब का सरफेस का मतलब होता है ये ट्यूब के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। √4gl चाहिए यहाँ पे, इसके लिए रॉड की तरह काम करेगा। लेकिन ये हटा दूंगा तो ये सब बताया है लास्ट क्लास में। अगर ये हटा दूं तो देखो ये सरफेस के ऊपर नाच रहा है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, स्ट्रिंग की तरह ही है, गिर सकता है। √5gl चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मूव करने के लिए। तो सारा चीज रिवाइज करवा दिया इतने दिनों में जो पढ़ाया था, ताकि तुम वार्म अप सेशन भी हो जाए, क्वेश्चंस भी हो जाए, और तुम फिर से एकदम नेचुरल फेज में आ जाओ। अब क्या सर, अब अपन एक क्वेश्चन और दिए थे आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो जेईमीन का है, बट ये नीट में भी 4-5 बार आया हुआ है यार। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको सिंपल मैथमेटिक्स जो बचपन में नहीं पढ़ते थे उससे हो जाता है। इसके लिए 2 चीज याद रखने की जरूरत पड़ती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इट्स मोमेंटम। तो ये हमेशा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में गेम खेलता है ये क्वेश्चन वाला। तुम्हें क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम चाहिए, डेल्टा पी परसेंटेज चाहिए, है ना। तो परसेंटेज होता क्या है, मैंने एरर में पढ़ाया था, फ्रैक्शन इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। इसको दुनिया बोलेगी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। बोलो हाँ है ना। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये मोमेंटम ऑलवेज इनिशियल मोमेंटम होता है इनटू 100। तो हमें क्वेश्चन यहां पे आ गया कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर, वो बता दो आप। यहीं पे आके रुक गए अपन अब। हाँ सर बिल्कुल, एकदम मजेदार, दमकदार, चमकदार। अब सुनना मेरा बात, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन है, क्या सर, p²/2m जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी को मैं अभी फिलहाल E लिख देता हूं जान के। तो ये जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, जानते हो, वो होता है 2me का स्क्वायर उड़ा तो रूट। तो 2me से ये काम हो जाता है तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला जरा बताना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा बताओ मुझे, 4x होगा। कितना आसान चीज, बेसिक चीज बता रहा हूं, इससे फास्टर भी मैं हो जाता हूं थोड़ा। अब मोमेंटम चाहिए मुझे, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, √2m इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, √2m इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हो गया क्वेश्चन खत्म ना तुरंत से। तो यहां पे देखो कितना आसान बन गया, ये हो गया √2m इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 4x। तो मैंने x यहां लिखा और उस 4 के बदले 2 बाहर किया, ध्यान से देखना, 4 के बदले 2 बाहर किया, ध्यान से देखना। या गलती किसी को अगर लग रहा है कि 4x ही लिख दो तो लिख लो, कौन रोकने वाला है तुम्हें। माइनस √2mx डिवाइडेड बाय √2mx इंटू 100। आया मजा। अब √2mx कॉमन ले लो, तो ये क्या हुआ जल्दी से बताना। यहाँ पे 4 का रूट कितना होता है 2, यहाँ पे कितना हो गया 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। ये दोनों कैंसिल, तो 100% से इंक्रीज कर गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आया मजा तुम लोगों को। तो क्वेश्चन आसान ही होता है। 2mx कॉमन लिया, समझा ना, √2mx मेरे बचवा कॉमन लिया, तो ये √4 हो गया 2 और यहां हो गया 1 और नीचे हो गया कितना √2mx और इंटू 100। तो मजेदार क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। ये बेसिक बताया है, थोड़ा सा इसका फास्टर चीज भी मेरे पास है, वो भी बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन लेके। तो ये दोनों खत्म, दो में से एक गया, एक इंटू 100 यानी कि 100%। यानी कि 100% क्या कभी इंक्रीज और डिक्रीज भी रहता है। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब इंक्रीज हो गया मोमेंटम। अगर यह आंसर डिक्रीज हुआ, यही करना हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। अगर यह निगेटिव आता तो डिक्रीज हुआ, तो यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है मोमेंटम। बोलो मस्ती, एकदम सेट हो रहा है तुम्हारे दिमाग में चीजें, पक्का? ठीक है, नीट में भी खूब आया है वो ये, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, मैंने बार बार बोला है। एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। क्या है वो देखो, हमने डिफाइन कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में वर्क डन से डिफाइन हुआ था। याद है तुम्हें? याद है? कितनों को याद है? कमेंट करके तुरंत से बता दो, जल्दी करो, बताओ जल्दी से, कितनों को याद है जो वीडियो देख रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन किससे था, जल्दी से बताओ फटाफट से, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से, और वो वर्क डन से। अगर कंजर्वेटिव फोर्स स्लोली वर्क करता है तो वही वर्क सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यही बताया था दोस्त, कोई परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे। कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो वही वर्क सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त? यस, अब देख रहा, मजा आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू से किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, और फोर्स जो है वो एफ से डिनोट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में जब यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ये गारंटी है। अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन थोड़ी रखेगा, वो तो लॉस करवा देता है सर। ये एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। थोड़ा सा एडवांस चीज जैसे लिख दे रहा हूं, कोई कोई बोल देता है टीचर तुम्हारे भी किसी काम का नहीं है, इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। एक चीज होता है ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट। ये होता है निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। ये होता है फोर्स। अब ये ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है। ये क्या बोले जा रहे हो सर, हमारे सिलेबस में क्या? कुछ कुछ बुक में लिखा रहता है, तुम्हारे लेवल में भी। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, जैसे पॉजिटिव ऑपरेटर है प्लस का साइन, वैसे ही ये एक ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो देता है फोर्स। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब एक्स वाई जेड तीनों चीजों का फंक्शन हो, जरा ध्यान देना मेरा बात, व्हेन यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब सब कुछ ले लिया मैंने इसमें, सब कुछ, उस केस में ये जो ग्रेडियंट है ये होता क्या है? जैसे मैंने बताया एक चीज होता है प्लस ऑपरेटर, ये ऐड करता है, नेगेटिव ऑपरेटर ये सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता है विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो तुम, यहां पे कोई फंक्शन लिखते हो, इसको तुम क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये होता है डी बाई डी एक्स, वैसे ही यहां पे कोई फंक्शन होता है जिसे तुम इंटीग्रेट करते हो। तो ये जो ग्रेडियंट है ये पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर काम करता है लाइक दिस। और इस ऑपरेटर का जो वैल्यू है वो क्या होता है सर, वो समझा दो तब समझ में आ जाएगा। वो होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप, और यहां जो भी फंक्शन है वो, ये ऑपरेटर है, ये प्लस की तरह है, माइनस की तरह है, डी बाई डी एक्स की तरह है, एफ एक्स डी एक्स की तरह है, ये ऑपरेटर है। और डिफरेंशिएशन जो तुम्हें मैंने सिखाया, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी वैसे पढ़ाया है बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन में, बट अभी भी थोड़ा पढ़ाऊंगा। तो ये ऑपरेटर का वैल्यू है डेल बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बाय डेल एक्स डेल वाई जे कैप माइनस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये ऑपरेटर है, दिस इज व्हाट? ऑपरेटर, प्लस की तरह है।
अब ऑपरेटर ग्रेडियंट जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, u के ऊपर। सब जगह u u u हम लगाएंगे। बोलो मजा आया। सब जगह हम क्या करेंगे, u u u लगाएंगे। यहां पे भी u, यहां पे भी u, यहां पे भी u। तो क्या होगा वो जरा ध्यान से देखना। जब तुम u u u लगाए तो क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल u बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल u बाय डेल y जे कैप, माइनस ऑफ डेल u बाय डेल z के कैप। बोलो मस्त मजा आ गया क्या। ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जो बहुत काम आने वाला है, और इसके ऊपर जेईई मेन और नीट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम जान नहीं सकते हो। जेईई एडवांस सब जगह। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यहीं यूज नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होगा। अच्छा, इसका मतलब सर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम फोर्स निकाल पाएंगे। यस, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है तब एक बार एक्स को वेरिएबल मान के क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार वाई को वेरिएबल मान के क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार जेड को वेरिएबल मान के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्या बोल दिया सर आपने, एक्स वाई जेड मान के। यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए यूज किया जाता है। समटाइम्स कभी कभी बुक में हम इसको और इलिबरेट करता हूं, अभी थोड़ा सा वेट करना। हम ये भी देखते हैं लिखा हुआ एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, या डेल यू बाय डी एक्स भी लिखा रह सकता है। डेल आर, वहां आर एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका क्या रीजन है, वो आर के डायरेक्शन में होगा एक्चुअल में। समटाइम्स में एफ डेल यू बाय डेल आर भी लिखा रहता है, जो मैं बताने जा रहा हूं। और समटाइम्स अगर कोई क्वेश्चन में ये क्लियर हो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यू में सिर्फ एक्स है, या यू में सिर्फ वाई है, या यू में सिर्फ जेड है। अब इसका एग्जांपल लूंगा तभी समझ में आएगा, बस एक मिनट सुनना मेरा बात बस। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या इसमें सिर्फ x है? हाँ सर। तो वैसे केस में फोर्स कैसे निकलेगा, x के डायरेक्शन के फोर्स को हम i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस ऑफ du भी लिख सकते हो, अगर एग्जैक्ट पता चल जाए एक ही फंक्शन है वेरिएबल। तब ये जो करली वाला d है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। ये किसे बताता है जल्दी बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है पार्शियल। सर ये एक अलग मैथमेटिक्स होता है क्या? हाँ होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन तुम्हारे लेवल में पार्शियल डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एक ही तरीके के फॉर्मूला सब चीज करेगा, बस एक चीज अलग होगा कि जो चीज नीचे है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पे एक ही है, तब तो एक ही ले लो सीधा, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स लिख लो, आई कैप लिख लो, हो गया गेइंग ओवर। लेकिन अगर एक्स वाई जेड तीनों हो तो एक बार एक्स को वेरिएबल मान के बाकी को करो सॉल्व। जब एक्स को वेरिएबल मानते हैं तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाता है, एक्स के अलावे जितने भी चीज है वहां पे, चाहे वाई हो जेड हो कुछ भी। y को करेंगे तो y को छोड़ के बाकी जितना भी चीज होगा सब वेरिएबल होगा, z को करेंगे तो z को छोड़ के बाकी जितना भी चीज होगा सब वेरिएबल होगा, और डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़ाया वही सब यूज होगा। तो एग्जांपल के बिना ये नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो इसको और आगे भी करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स अगर यूं ही निकालना है तो कैसे करेंगे। अब यहां पे जब पता चल जाए ना कि एग्जैक्ट एक ही है, एक्स ही है, तब समटाइम्स जरूरी नहीं होता है कि तुम डी लिखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखो, तुम डी यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ये भी लिखा जाता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं इजिली। अब क्वेश्चन कराना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 3x स्क्वायर वाई जेड, मैंने यही लिख लिया। मैंने बोला फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, तो F इज इक्वल टू तुम्हें लिखना होगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप,
ये फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर, देखना अभी 2-3 चीज करवा देता हूं, खटाखट हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, तो यहां पे सर x y z तीनों है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो u ये सारा है, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3yz कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बोलना चाह रहा था मैं कि x को छोड़ के जो भी चीज है वो सब कांस्टेंट है, और फॉर्मूला वही चलेगा जो डिफरेंशिएशन वाला है। तो डेल यहां पे बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। जान के पहला क्वेश्चन मैं अलग अलग लिख रहा हूं, आई कैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम आई जे कैप इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डेल। अब यहां पे देखो, डेल लिखने से पहले यहां y वेरिएबल है, तो y को छोड़ के 3x स्क्वायर z कांस्टेंट हो जाएगा, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेल y बाय डेल y हो जाएगा, और यहां पे सिर्फ z है। अगर z नहीं होता तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाता, अगर कुछ होता ही नहीं तो सारा का सारा कांस्टेंट ट्रीट करते, डिफरेंशिएशन 0 लिख देते। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहां भी चलेगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, जल्दी से दिखाना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y बाहर में, बोलो मजा आया, और यहां पे क्या होगा डेल z बाय डेल z, और ये हो जाएगा k कैप, ये j कैप, ये सब मत भूलना। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड और राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। तो यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला वही चलेगा, x का पावर n, n x n माइनस 1, तो कितना हो गया 2x, बोलो हाँ है ना, हाँ सर हो गया 2x, तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये ऐसे अभी फ्रेश लिख देता हूं, तुम मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 2 6 x y z आई कैप लिख लेना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर z, डेल वाई बाई डेल वाई 1 होगा, dx बाई dx कितना होता है 1, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगता है, x का पावर n, n कितना है 1, n x n माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये 1 हो जाएगा। जान के लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, और ये 3x स्क्वायर y और डेल z बाय डेल z भी 1 होता है, और ये क्या, दिस इज योर आंसर फॉर द फोर्स। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने जान के यहां पे क्वेश्चन लिखा था, और इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया, जिसमें यही सब चीज तो है, लेकिन एक और चीज लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब भी लिख दिया, एक और लिख दिया, सपोज करो नीट का क्वेश्चन है, एक और तीसरा भी आया हुआ है, वो तुम खुद करना, तभी मैं तुम्हें करवाए जा रहा हूं। तो तुम्हें u के बदले इन सब को, सपोज करो एक और लिख ही दिया, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया, 5x स्क्वायर लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि x के बदले x वाले को रखने वाले हैं, y के बदले y, नहीं 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 नहीं, व्हाट इज योर u, u इज ऑल होल दिस फंक्शन, इन सब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इन सब को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इन सब को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसका ये मतलब है। और जब भी तुम x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रेट होगा, y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रेट होगा, z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रेट होगा। तो जब तुम यहां पे बात करोगे फोर्स का, है ना, तो यहां पे फोर्स हमेशा वेक्टर लिखा करो, क्योंकि आई जे कैप वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं, और समझाता भी हूं मैं। यहां पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस, लेकिन u का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये और ये कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का होता है 2x, तो डायरेक्ट लिखता हूं अब मैं, ये माइनस फॉर्मूले का है और इसमें माइनस नहीं है, तो हो जाएगा 3yz कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, ये रहने दो, अभी पूरा हुआ ही नहीं है। आई कैप तो तब लिखोगे ना जब सबको डिफरेंशिएट करके आगे में होगा, क्योंकि ये सब u है, ये सब यहां आ जाएगा इस जगह पे, तो इतना सारा चीज है, तो पहले का किया अभी, अब इसका भी करना पड़ेगा, तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है अभी। अच्छा, इसमें तुम लोग वरीड तो नहीं, और एक चीज और लिख देता हूं, देखो अभी गलती नहीं करोगे, डेल बाय डेल x, और ये सब लिखो, यहां पे लिख ही देता हूं ताकि तुम्हें एक बार में समझ आ जाए कि ओहो सर ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं तो क्या होता है ना
कि बच्चे को बड़ी दिक्कत होती रहती है। ये है, दिस इज योर फंक्शन। अब लिखो राइट है आई कैप, देन अगेन राइट है माइनस ऑफ डेल बाय डेल वाई, और ये सारा कॉपी लिखो, डू लिख देता हूं मैं, डू का मतलब होता है ऊपर वाला सारा आ जाएगा। आया मजाब? इस बार यहां पे y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और यहां पे j कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाय डेल z, यहां पे भी डू लिख देता हूं, और ये सारा यहां पे भी आएगा और k कैप। कहने का मतलब सारा u है तो सारे को करो x में भी, सारे को करो y में भी, सारे को करो डिफरेंशिएट z में भी। गेटिंग बच्चा लोग एकदम मजेदार तरीके से। ये है हमारा क्या, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स का रिलेशन। तो खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले का डिफरेंशिएट हुआ, दूसरे का वाई जेड क्यूब। अब ये माइनस है, अब मैंने इस फॉर्मूले का माइनस को बाहर कर रखा है पहले से, तो परेशानी नहीं आने वाली है अब हमें। ठीक, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, लिख दो यहां पे, सॉरी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन का है, फॉर्मूले का ये वाला माइनस तो बाहर कर चुका हूं मैं। वाई जेड क्यूब लिखूंगा मैं, और ये एक्स स्क्वायर का 2x लिखूंगा। अभी भी आई कैप नहीं लिख सकते हम। अब यहां पे एक्स स्क्वायर ही है, बाकी 3 है तो 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो लिखो माइनस है तो माइनस। अब ये सारा x के रिस्पेक्ट में हो गया तो आई कैप लिखो। अब इन सारे को y के रिस्पेक्ट में करो तो j कैप लिखो, लिख ही देता हूं चलो ये भी। अब y के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब j के रिस्पेक्ट में, सॉरी y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर z डेल वाई बाय डेल वाई 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर z, ये डेल वाई बाय डेल वाई 1 तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। यहां y है ही नहीं तो कांस्टेंट का रूपरेखा धारण कर लिया ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्या लिखोगे यहां पे, 0 माइनस 0, ये हो गया क्या, j कैप। देखो मजा आया, माइनस फॉर्मूले का है। अब k के रिस्पेक्ट में करो, z के रिस्पेक्ट में, सॉरी माय बैड, तो z के रिस्पेक्ट में डेल z बाय डेल z 1 हो गया, तो 3x स्क्वायर और y कांस्टेंट है तो लिख दो 3x स्क्वायर y, डेल z बाय डेल z 1 है, देखते रहना। इसमें z क्यूब है, z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर है, और x स्क्वायर y कांस्टेंट है। जो चीज जिसके रिस्पेक्ट में करो उसे छोड़ के बाकी जितने भी चीज लिखे होंगे वो सब कांस्टेंट माना जाता है। यही बस चेंज है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। वो जो डिफरेंशिएशन था पहले और अभी के डिफरेंशिएशन में बस इतना ही अंतर है, यहां पे जो नीचे है वही वेरिएबल है, उसी पे फॉर्मूला चलेगा, बाकी सबको बाहर करते जाओगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट, और ये जेड क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर। देखो मजा आया। और यहां पे ये z के रिस्पेक्ट में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, -0। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हें, क्योंकि ये 3x स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ये हुआ टोटल आंसर, दिस आई कैप, दिस जे कैप, दिस के कैप। अब सोचो कोई बोलता, बताओ फोर्स का वैल्यू, फोर्स का ही वैल्यू यहां से वहां तक गया किसी पॉइंट पे, क्या मतलब सर किसी पॉइंट का, जैसे पॉइंट बोल देता, बताओ फोर्स एट, ऐसा एक नया क्वेश्चन बना था, एट 1,1,0, x के बदले 1 रखते तुम, y के बदले 1 रखते तुम, z के बदले 0। इस सब में x y z दिख रहा है ना, उसमें ये वैल्यू लगते, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड फोर्स एट दिस पॉइंट, तो ये सब वैल्यू रखते तो फोर्स निकल जाता। अब जिस तरीके से तुम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल रहे हो, वैसे ही फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकल सकता है। हाँ सर, तो वो भी देख लो। अभी मैंने बताया था u इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी माय बैड, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx। ये जान के d लिखता हूं मैं जब एक फंक्शन होता है वेरिएबल। अभी अंडरस्टूड है, अगर मैंने d लिखा u x का फंक्शन होगा, इसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन डेल लिखूंगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि सिर्फ एक वेरिएबल नहीं होगा, इसमें और भी वेरिएबल्स होंगे x y z, इसका ये मतलब है। तो अगर मैंने बोला कि तुम्हें f पता है, अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुम du यहां लिखो, ये माइनस इधर हो जाएगा तो हो जाएगा f dx, इसका इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन खूब बनता है मेरे भाई। तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स दोनों कन्वर्ट होने वाला क्वेश्चन है। अब यहां पे मैंने
डी लिखा है एक्स के डायरेक्शन में होगा, तो एफ भी एक्स में और डिफरेंशियल भी एक्स में, तो डॉट प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं है, कोई मतलब नहीं हो पाएगा, सीधा हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स यू एक्स वाई जेड के फंक्शन में है, तो वैसे में कहानी जबरदस्त करना पड़ता है, और वो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन, तब क्लियर और होगा तुम्हें। तो मैंने तुम्हें आज एक चीज अभी तक बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। ओके दोस्त, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन अभी कराऊंगा। अब मैंने तुम्हें एक और चीज लिखा था यहां पे, जो हमारा टुडेज गोल है, उसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको जरा सा डिटेल में बात करूंगा अभी, आ जाओ। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब है नेट फोर्स जीरो। बोलो हाँ या ना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? एफ नेट जीरो। क्या यही बताया मैंने? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। फोर्स तीनों डायरेक्शन में जीरो। एक्स का भी फोर्स का सम जो होगा सिग्मा, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज जीरो। एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज ऑल्सो जीरो। एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये सिग्मा है, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? सिग्मा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सम। जेड डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर लिख रहा हूं मैं, सिंपल सा, इसको बोलते हैं समीशन। सम करता है ये, डिस्क्रीट सम करता है। कंटिन्यूअस सम के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आ रहा है समझ में क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं? अब यहां पे मैंने अभी पढ़ाया है कि फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अभी तुरंत पढ़ाया है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। अगर फोर्स जीरो है तो डी यू बाय डी एक्स जीरो होगा। लेकिन इन जनरल अगर बात करूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड आर का फंक्शन है, तो मैं वैसे केस में फोर्स को क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर लिखूंगा। तो वैसे केस में क्या होगा एट इक्विलिब्रियम? जल्दी से बताओ, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जल्दी से बताओ। फोर्स जीरो। फोर्स जीरो का मतलब क्या? डी यू बाई डी आर जीरो। हाँ, ये लाइन हमें समझ आया सर। अगर सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो। तो ये पहला चीज समझ में आया कि फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा, सुनना ध्यान से, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या है उस ग्राफ का? बताओ मुझे कमेंट करके। अगर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने लिखा है ना पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाता हूं मैं। सपोज करो कि मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया, जल्दी से देखना। यह है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। देखना, ये मैंने बना दिया, मान लो। टेढ़ा तो नहीं है? टेढ़ा है सर, बिल्कुल है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है? देखना, यहां पे मजा आएगा तुम्हें। देखना, मजा आएगा तुम्हें, जबरदस्त होगा। ये है, मान लो यहां पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे क्या है? कोई भी वेरिएबल, जो x है तो x का फंक्शन, y है तो y का फंक्शन, z है तो z का। और अगर x y z सबका है तो ये 3D वाला ग्राफ हो जाएगा। r लिख देता हूं, r एज अ फंक्शन ऑफ x y z है। अब सोचना, तुम लोग मुझे बताना, अगर मेरे पास कोई एक बॉल है, सपोज करो, जो यहां पे पड़ा हुआ है, कोई एक बॉल है जो यहां पे पड़ा हुआ है, कोई एक बॉल है जो यहां पे पड़ा हुआ है, कोई एक बॉल है जो यहां पे पड़ा हुआ है, तुम खुद बताना मुझे, अगर मैं इस बॉल को स्लाइड जर्क दूं टक, तो ये क्या यहां पे रहेगा? ये टुक करते यहां आ जाएगा। सर, इस पोजीशन को छोड़ने में उसे सेकंड नहीं लगेगा।
जब तुम अपने चीजों को छोड़ने में समय नहीं लगाते हो, इसका मतलब तुम अनस्टेबल थे, है ना। यहां से अगर मैं करूं टक तो खटाक से इधर आएगा, इधर करूं टक तो खटाक से इधर, दोबारा इधर जाएगा भी नहीं। लेकिन इसे करके देखो, इसे उठाओ और ऐसे छोड़ के देखो, टक टू, इसे करो टक टू, यानी कि यहां से इधर करोगे तो भी यहां आ जाएगा, यहां से यहां करोगे तो भी यहां आ जाएगा, यानी कि इसे अपना जगह बहुत पसंद है, स्टेबल है। तो जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो और वो अपने पोजीशन को एकदम छोड़ने का कोशिश नहीं करता है, वो एक स्टेबल पोजीशन को बताता है। लेकिन अगर कहीं पे वो अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं और निपट जाता है, वो अनस्टेबल है। ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन को चेंज करके निकल देगा कहीं और, बट ये स्टेबल है। अब इसको होल्ड पे डालो, इन दोनों को देखो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है, देखो यू मिनिमम। स्टेबल जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, मिनिमम एनर्जी लेवल पे होता है। अच्छा, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्सिमम है, देखो, इसलिए ये अनस्टेबल सिचुएशन है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे चेक करते हैं? इसके जस्ट आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके जस्ट आसपास, ऐसा नहीं 2 किलोमीटर दूर तक देखते रहेंगे, 2 किलोमीटर दूर तक 50 स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें। या अपने अगल बगल से हायर पोटेंशियल पे है या अगल बगल से मिनिमम पोटेंशियल पे, बस इतना चेक करना होता है। अगल बगल कितना? जस्ट इसके बगल, यहां और यहां के बीच में चेक करो, यहां और यहां के बीच में चेक करो, यहां और यहां के बीच में चेक करो। ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कि ये मिनिमम पे है, इसीलिए ये स्टेबल है। ये इसके बगल में गया, पोटेंशियल घट गया, इसके बगल में गया, पोटेंशियल घट गया, यानी कि ये मैक्सिमम पे है, ये अनस्टेबल है। सिमिलरली है, ये इसके बगल में गया, ये भी एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इधर भी मैक्सिमम, इसीलिए ये भी अनस्टेबल है। ऐसा ही एक और फोटो में बीच में अगर ऐसे कर देता, वो भी स्टेबल होता। तो स्टेबल पोजीशन ये है। क्या बात समझ में आई तुम्हें? ये कौन सा पोजीशन है? स्टेबल। ये कौन सा है? ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। बट ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है और ये भी इक्विलिब्रियम पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन चारों पोजीशन पे स्लोप 0 है। अच्छा, ये बात ने मजा दिलाया सर। अब ये 1 नंबर का पोजीशन है, इसमें भी देखो इसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया क्या? नहीं, 0 है। और ये u का ग्राफ है, तो u वर्सेस r के ग्राफ का स्लोप 0 है। मतलब एट पॉइंट 1 2 3 4 एवरीवेयर द स्लोप ऑफ u वर्सेस r ग्राफ वो क्या है? जल्दी से बताओ। इज 0। स्लोप ऑफ u वर्सेस r ग्राफ इज 0। सब जगह स्लोप 0 है। तो ये सारे पोजीशन, ये भी स्लोप 0 है, हाँ, ये भी। और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी देखो चेंज ही नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इससे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम और यह है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो मजा आया? इक्विलिब्रियम ये सारा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे फोर्स 0 होना चाहिए, और फोर्स मैंने अभी बताया माइनस ऑफ du बाई डी आर 0 होना चाहिए, और यही du बाई डी आर एक्चुअल में 0 है, क्योंकि tan थीटा 0 है। तो these all positions are the position for equilibrium, but this one is the position of unstable equilibrium as well as this one is unstable equilibrium। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास के पोटेंशियल से ज्यादा है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, स्लोप 0 होता है। स्टेबल में भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, सॉरी, स्लोप 0 इसमें भी होता है,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। अब एक और बढ़िया चीज लिख के बताता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कौन सा पॉइंट है स्टेबल का, ये 2.2 एट पॉइंट 2 इट इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पहला पॉइंट क्या है, यू मिनिमम, बोलो हाँ है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। दूसरा पॉइंट क्या है, जल्दी से बताओ। स्लोप जो है ड्यू बाय डी आर वो 0 होना चाहिए। और तीसरा अभी वेट करो बस, तो मैंने जो अभी तुम्हें बताया है, when a particle is slightly displaced from equilibrium position and it tends to come back towards the equilibrium, then it is said to be a stable equilibrium। क्या यही हो रहा था, हाँ इस तरीके का फोटो था, यहां पे पार्टिकल ये था, इसको डिस्प्लेस किया फिर से यहां आ गया, इसको डिस्प्लेस किया फिर से यहां आ गया। तो ये u वर्सेस x का ग्राफ था एक्चुअल में। किसका ग्राफ था जल्दी बताओ, u वर्सेस r या x कुछ भी लिख दो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, बोलो हाँ है ना। तीसरा अभी इंतजार कर रहा है। अगेन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ऐसा, जबकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है जल्दी बताओ। ये कौन सा पॉइंट है बताओ मुझे ग्राफ में, मेरे ग्राफ में 1 नंबर और 3 नंबर एट पॉइंट 1 एंड 3, ये दोनों। It is the point of unstable equilibrium. The reason is potential energy is maximum, पहला। दूसरा, इसमें भी स्लोप du by dr या du by dx या du by dz जो भी रहेगा फंक्शन वो 0 होगा। अब तुम्हें ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, तो दोनों को मैथमेटिक्स में भी बताया था कि ये स्लोप देखो क्या हो रहा है, यहां पे 0 है, यहां पे निगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव है। तो पहले कोई चीज था निगेटिव, फिर हुआ 0, फिर हुआ पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलती है दुनिया, बढ़ता हुआ। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या हुआ है, बढ़ रहा है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो डबल डेरिवेटिव होगा, अरे वाह सर ये क्या होगा, बढ़ता हुआ, मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। और यही तुम्हें सिखाया था मैक्सिमा मिनिमा में बेसिक मैथ्स में, है ना। कितनों को दिक्कत हुआ बेसिक मैथ्स भी रिवाइज करना। और अनस्टेबल में तीसरा पॉइंट क्या हुआ जल्दी से बताओ। यहां पे स्लोप देखो क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे 0 और यहां पे निगेटिव। ये कैसे बोल रहे हो सर, 90 से बड़ा एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से तो निगेटिव स्लोप होता है। कोई चीज पहले पॉजिटिव था अब निपट गया और अब घटने लगा यार, कर्जा में चला गया, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब दिस इज द स्लोप का रेट ऑफ चेंज, इसको डबल डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r जो होगा वो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे। और वही मैंने लिखा, व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे यहां पे करो ये टिक 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 इधर चला गया, इधर करो टिक 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 इधर चला गया। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर, एक तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां पे देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को तुम डिस्प्लेस करो वो वहीं जाके रुक जाएगा, और डिस्प्लेस करो वहीं जाके रुक जाएगा। तो when particle is slightly displaced from equilibrium position and no force act on then equilibrium is said to be the neutral। तो इस केस में यहां पे देखो, यहां पे पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, यहां पे फिर फोर्स 0, यहां पे एवरीवेयर फोर्स 0। 4 पॉइंट जो है वो कैसा पॉइंट है, एट पॉइंट 4, जल्दी से बताओ, एट पॉइंट 4 ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पहला कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दूसरा, जल्दी से बताओ, du by dr क्या होगा, 0, और उसका डबल डेरिवेटिव भी 0। क्यों, क्योंकि भैया कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये दोनों में 0 होता है, यानी कि 0.4 इज एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप सब कुछ कवर करा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चंस के साथ। याद रखना नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर क्वेश्चन और फिर
अपन क्या करेंगे, पावर से वर्क, पावर एनर्जी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। शेयर कीजिए खूब सारा, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट सेशन में पावर और न्यूमेरिकल होगा, फिर ये खत्म होगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।